आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका विशेष फोकस ये है कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, उसके तहत यहाँ जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। उसके ड्राफ्ट प्रपोजल्स जो हैं वो पहले भी आते रहे, लेकिन वो जो उनके एसोसिएट मेंबर्स हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, जो 5 ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो एंटाइटल थे कि वो डिलिमिटेशन कमीशन श्रीमती रंजनी देसाई उनको वो अपने ऑब्जेक्शन सबमिट करवाते, लेकिन पब्लिक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जिनके मेंबर पार्लियामेंट या जो डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्य नहीं थे, उनको ये हक नहीं था कि वो अपने कमेंट्स या अपने ऑब्जेक्शंस दायर करें। अब एक सप्ताह पहले डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने ड्राफ्ट प्रपोजल्स जो है डिलिमिटेशंस का वो रखा और पब्लिक डोमेन के दृश्य पटल पर रखा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पब्लिक को ये कहा गया कि आप जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस करके एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया है उस पर आप अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। टाइम बिल्कुल 7 दिन का दिया, ये बड़ा कम समा दिया। ऐसा लगता है कि ये एक महज एक फॉर्मेलिटी की गई है। आज आखिरी दिन था ऑब्जेक्शन दायर करने का, लेकिन आज छुट्टी थी, सेक्रेटरीट बंद था नौरोज़ की वजह से, तो कोई प्रबंध नहीं इन्होंने किया था। एक तो मैं ग्लोबल पार्टी की तरफ से मैं इनका विरोध करता हूं कि अगर आज छुट्टी भी थी तो इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्टोरल अफसर का जो यहाँ ब्रांच है, डिप्टी इलेक्शन अफसर है डिस्ट्रिक्ट में, वो ऑफिस खुला रहना चाहिए था, और ताकि आज के दिन भी ऑब्जेक्शन दायर होते। तो अब तो हम ऑनलाइन अपने ऑब्जेक्शन सबमिट करेंगे। इससे पहले कि मैं जो ऑब्जेक्शंस हैं उस पर अपनी डिटेल से बात करूं, जहाँ हमारी क्या ऑब्जेक्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, लेकिन इन जनरल डिलिमिटेशन कमीशन पर हम ये कहना चाहेंगे, 2 बातें में हम कहना चाहेंगे ग्लोबल पार्टी की तरफ से। एक तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, और उसके तहत जम्मू कश्मीर रियासत को रीऑर्गेनाइज किया गया, जम्मू कश्मीर रियासत को डिग्रेड किया गया, रियासत से इसको यूनियन टेरिटरी में बदला गया, और दूसरा इसकी रियासत के डिवीजन की गई, इसके 2 टुकड़े किए गए। एक लद्दाख को अलग करके इसको यूटी का स्टेटस दिया गया विदाउट असेंबली, और दूसरा कश्मीर और जम्मू को मिला के विद असेंबली एक यूटी का स्टेटस दिया गया। हमारे साथ बहुत बड़ा दचका और बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ पॉलिटिकली, और हम इसको पॉलिटिकल ब्लंडर मानते हैं, मॉन्यूमेंटल ब्लंडर है। जे हिस्ट्री कहती है कि यूनियन टेरिटरियों से स्टेटें बनती हैं, लेकिन स्टेटों से डिग्रेड होकर यूनियन टेरिटरियां नहीं बनती है। लेकिन हमारी रियासत के साथ ये इतना बड़ा इनजस्टिस हुआ, खिलवाड़ हुआ, जिसका ग्लोबल पार्टी शुरू से सख्त विरोध करती आ रही है, और फिर सिर्फ यूटी नहीं बल्कि इसको यूटी के टुकड़े भी कर दिए। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और वहां पर ये सबजुडिस है, और जब कोई मैटर सबजुडिस होता है तो फिर वो बेस नहीं बनता किसी प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। एक तो ये जो हमारी
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमारी स्टेट को तोड़ा गया। ये जो हमारा हिंदुस्तान का आइन है, हिंदुस्तान आइन की आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये एक्सप्लेन करता है कि अगर आपने किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना हो, जब पास्ट में रीऑर्गेनाइजेशन हुई हैं, जैसे 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन हुई हैं, मल्टीलिंगुअल प्रोविंसेस को रीऑर्गेनाइज किया गया। फिर 1966 में पंजाब को रीऑर्गेनाइज करके उसको 3 स्टेटों में बांटा गया, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीरियड में 3 नई स्टेटें बनी। यूपी से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। फिर उसके बाद कई वर्षों से ये मांग थी वहाँ आंध्रा में कि तेलंगाना को अलग स्टेट बनाया जाए, लेकिन वो उसका अप्रूवल नहीं मिल रहा था। जो आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी स्टेट को अगर आपने रीऑर्गेनाइज करके उसकी अलग से कोई स्टेट बनानी है तो वहाँ की कंसर्न जो असेंबली है उसका अप्रूवल और उस असेंबली में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। उसके बिना सुमोटो पार्लियामेंट या सुमोटो सेंटर जो है आर्टिकल 3 के तहत वो किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, किसी स्टेट को तोड़ के उसके टुकड़े नहीं कर सकता। आंध्र प्रदेश बड़े अरसे के बाद यूपीए गवर्नमेंट में जब रेजोल्यूशन पास हो गया, तब आंध्र प्रदेश की स्टेट की रेजोल्यूशन के बेसिस पे फिर सेंटर ने आंध्रा से तेलंगाना कार्व आउट किया, तो एक सेपरेट तेलंगाना स्टेट बनी। तो ये सारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ये बताता है कि आर्टिकल 3 के तहत कंसर्न असेंबलियों ने जब रेजोल्यूशन पास किए तब रीऑर्गेनाइजेशन संभव हो पाई। लेकिन जहां जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद जब स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया, जब इसके 2 टुकड़े किए गए और उसको यूटी बनाया गया, तो यहां जम्मू कश्मीर की असेंबली डिसॉल्व थी। तो जब यहां जम्मू कश्मीर की असेंबली डिसॉल्व थी तो फिर जम्मू कश्मीर वो जो एक बेसिक कंडीशन है आर्टिकल 3 के मुताबिक, और उसके बिना तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइज हो नहीं सकती थी। तो एक तरफा केंद्र ने और पार्लियामेंट ने अपने ही आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर किया, मॉन्यूमेंटल ब्लंडर किया, जिसका हमने कड़ाई से विरोध किया। फिर ये कई रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंडर कंसिडरेशन में है, जिसको आज तक डेफर किया गया है, हमारी आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। दूसरा एक और बड़ी जो लॉजिकल बात समझनी है कि पार्लियामेंट में पॉपुलेशन पर डिबेट चल रही थी और साउथ के एमपीज ने बोलते हुए कहा कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, लेकिन नॉर्थ की स्टेटों ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बदले बढ़ाया है। और डिलिमिटेशन जो है उसका मेन बेसिस, उसके कई पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन बुनियादी पैरामीटर पॉपुलेशन होता है। एरिया, कंटिग्यूटी, टोपोग्राफी, एक्सेसिबिलिटी, वो सारे सप्लीमेंट्री फैक्टर होते हैं डिलिमिटेशन के। तो डिलिमिटेशन में उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन आप नॉर्थ की स्टेटों की सीटें एमपी की, एमएलएज की बढ़ाते हो, लेकिन साउथ ने जो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है तो वहां हमें बजाय रिवार्ड मिलने के हमें सजा मिलती है। तो ये इस लॉजिक गवर्नमेंट को असर हुआ और एक कंसेंसस हुआ पार्लियामेंट में, और एक बिल आया, और उस बिल के तहत ये डिलिमिटेशन प्रोसेस जो होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। एक 10 साल के बाद, हर साल 10 साल के बाद सेंसस होता है, और उस सेंसस को बुनियाद बनाकर डिलिमिटेशन होती है। तो डिलिमिटेशन में 3 बातें होती हैं। एक तो पॉपुलेशन बढ़ोतरी के बुनियाद पे सीटों को बढ़ाना, दूसरा कोई एरिया गलत लगे हो किसी कंस्टिट्यूंसी में तो उस एरिया की तब्दीली करना, और तीसरा ये जो रिजर्व सीटें हैं उनकी रोटेशन करना। ये डिलिमिटेशन के 3 डायमेंशन हैं। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन का एक डायमेंशन जो है 2026 तक बैन कर दिया गया कि 2026 तक पूरे हिंदुस्तान में ना पार्लियामेंट की सीटें बढ़ेंगी ना असेंबली की सीटें बढ़ेंगी। वो बैन हो गया, वो यूनानिमस फैसला हो गया। लेकिन वो कानून जो है
वो जम्मू कश्मीर में उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की 2/3 मेजॉरिटी थी, उनकी हुकूमत थी यहाँ पर। तो वो कानून जो है डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता था, लागू नहीं हुआ। तो उसके लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने केंद्र की डायरेक्शन पर, जहां जम्मू कश्मीर की असेंबली में अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को 2/3 मेजॉरिटी से पास करते हुए जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, और उसमें तीनों चीजें, एरिया का तब्दीली, जो रिजर्व सीटों की रोटेशन और सीटों की बढ़ोतरी, ये बैन कर दी। ये तीनों चीजें जम्मू कश्मीर में बैन थी। अब 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ा गया, और हमारा जो बचा खुचा 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जी ने जब हमला हुआ रियासत में, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेहरू की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी कि मुझे मिलिट्री सपोर्ट करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, लेड बाई जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बीपी मेनन भेजा, और उन्होंने शर्त रख दी कि पहले आप जम्मू कश्मीर का एक्सेशन करो, तब मिलिट्री भेजेंगे। तो महाराजा हरि सिंह जी जो लास्ट रूलर थे, डोगरा रूल के लास्ट रूलर थे, उन्होंने एक कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जो है वो साइन किया, जिसमें उन्होंने डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को जो है वो हिंदुस्तान को सुपुर्द किया, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन को साइन करके, जिसको ड्यूली साइन किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल थे। और फिर एक कम्युनिक भेजा उन्होंने हरि सिंह जी को कि जब जम्मू कश्मीर में पीस कायम हो जाएगा, रेडर क्लियर हो जाएंगे, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के बेसिस पे जम्मू कश्मीर रियासत का इंडिया के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप तय हुआ है, इसको रेटिफाई किया जाएगा जम्मू कश्मीर के बशिंदों के जरिए। द स्टेट इज स्टेट सब्जेक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल। एक तो ये बेसिस बना जम्मू कश्मीर स्टेट का एक ऑटोनोमस स्पेशल स्टेटस का। इसकी बेस तो 1927 का स्टेट सब्जेक्ट रूल भी है। इसका बेसिस जम्मू कश्मीर का 1934 और 1939 का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जो महाराजा हरि सिंह जी ने ड्राफ्ट किया। फिर ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन। फिर जब हिंदुस्तान का आइन बन रहा था, तो डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर के रीजेंट थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दर्जा था और जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, उसको जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से और सरकार की तरफ से डॉक्टर करण सिंह जी, जो हरि सिंह जी के बेटे, उन्होंने रिटर्न में कहा कि ये महाराजा हरि सिंह जी ने जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन किया है, जिसके बुनियाद पर जम्मू कश्मीर का स्टेटस, स्पेशल स्टेटस, ऑटोनोमस स्टेटस तय हुआ है, मेहरबानी करके इसको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज कर दीजिए, ताकि आने वाली नस्लें जिनको ये चीजें नहीं मालूम है, वो उनमें कोई गलतफहमी पैदा ना हो। तो तब ये कैबिनेट में डिस्कस हुआ, और सरदार पटेल जो उस वक्त के होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी ड्यूटी लगी। उन्होंने पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दर्जा था वहां पेश किया आर्टिकल 370 के रूप में। आर्टिकल 370 जो है वो महाराजा हरि सिंह जी ने जो एक समझौता जो हिंदुस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के बेसिस पे किया था, उसका दूसरा नाम 370 है।